जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 के सोशल साइंस का जो पहला चैप्टर है उसको हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। पूरा ऑब्जेक्टिव देखेंगे एंड पूरा सब्जेक्टिव देखेंगे, जो आपके फाइनल एग्ज़ाम से लेकर के आपका आने वाला जो मंथली एग्ज़ाम है, यानी कि प्रोजेक्ट रेल का जो एग्ज़ाम है, उसमें भी ये पूछा जाएगा। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। साथ ही साथ यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके घंटी वाले आइकन को दबा लीजिएगा। इसके अलावा आप हमारे दिए गए नंबर पे एक मैसेज करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या भैया इस सारे सवालों को हम उतारेंगे कॉपी में? बिल्कुल भी नहीं उतारना है। ये जो वीडियोज़ होते हैं ये आपके प्रैक्टिस के लिए होते हैं। आप इसको प्ले कीजिए और हमसे पहले आप आंसर करने का प्रयास करें। अगर आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखोगे तो आपको देखते देखते याद हो जाता है और आपका फुल प्रैक्टिस हो जाता है। उतारने के लिए बस सिर्फ आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर उतार सकते हो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। पहले सवाल में आपसे बोला गया है कि बास्तिल का जो किला है वो किस शहर में स्थित है। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। तो ये किला जो है पेरिस में स्थित है। कहाँ है? पेरिस में। तो जैसे ही हमने सवाल पूछा, सवाल का आंसर आपको खुद से जो है पहले मन में बोल लेना है, फिर हमारे बताए गए आंसर से अपने सवाल का मिलान करना है। इस तरह से आपका प्रैक्टिस होता चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, बास्तिल के जेल में कुल कितने कैदी छुड़ा लिए गए थे। तो बास्तिल के जेल से कितने कैदी छुड़ा लिए गए थे? 7 कैदी को छुड़ा लिया गया था। कितने को? 7 कैदी को। क्वेश्चन नंबर आइए 3 पर कहा गया है कि फ्रांस की क्रांति के समय किस राजवंश का शासन था। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो बुर्बो राजवंश का शासन था, ठीक है। जो इम्पॉर्टेंट होता है वो मैं पहले ही आपको बता दिया करूँगा कि ये सवाल इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। क्वेश्चन नंबर आइए 4 में देखिए, कहा गया है कि फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था। इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। तो लुई 16वां। कौन था? लुई 16वां था। इसको आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आइए 5 में इसमें कहा गया है कि सम्राट लुई 16वां का विवाह किस देश की राजकुमारी से हुआ था। तो इसका जो विवाह हुआ था ये ऑस्ट्रिया की राजकुमारी के साथ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। लुई 16वां के राज्यारोहण के समय राज्य की स्थिति जो थी वो कैसी थी। तो उस समय जो राजकोष था, जो खजाना था, जो पैसे थे वो क्या थे? बिल्कुल खाली थे। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए, कहा गया है कि वर्साय का महल किस शहर में स्थित था। अब ये जो वर्साय का महल था ये स्थित था वर्साय में ही स्थित था। अमेरिका किस देश का उपनिवेश था आपको बताना है। तो अमेरिका जो था वो इंग्लैंड का उपनिवेश था। कौन से देश का उपनिवेश था? इंग्लैंड का था। लिब्रे किस देश की मुद्रा थी आपको बतानी है। अब ये जो लिब्रे है ये फ्रांस की मुद्रा थी। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। कहा गया कि 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज कितने स्टेट्स में बटा हुआ था। तो ये जो बटा हुआ था ये 3 स्टेट्स में बटा हुआ था। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। कहा गया कि फ्रांसीसी समाज के कौन से लोग कर अदा करते थे। तो फ्रांसीसी समाज के लोग जो कर अदा करते थे वो तीसरे स्टेट के लोग जो थे वो टैक्स को अदा करते थे। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि 18वीं सदी के फ्रांस में कितने प्रतिशत लोग किसान थे। तो वहाँ पर जो थे वो 90% लोग क्या थे? किसान थे। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। कहा गया कि इनमें से कौन तृतीय स्टेट्स में शामिल नहीं था। कौन जो था वो तृतीय स्टेट्स में शामिल नहीं था। तो पादरी वर्ग तृतीय स्टेट में शामिल नहीं था। क्वेश्चन नंबर 14 में आइए, कहा गया कि निम्नलिखित में से किस वर्ग को कुछ विशेषाधिकार जन्माना प्राप्त थे। यानी कि कुछ अधिकार जो उसको थे वो जन्म से ही प्राप्त हो गया था। तो प्रथम स्टेट को और द्वितीय स्टेट को, ठीक है। टाइथ जो था वो एक धार्मिक कर था। किसानों से वसूल करने का अधिकार किसको था। यानी कि कौन जो है इस टैक्स को वसूल कर सकता था। प्रथम स्टेट्स के जो लोग थे वो इस टैक्स को वसूल कर लेते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में आइए, कहा गया कि फ्रांस की मुद्रा लिब्रे को कब समाप्त कर दिया गया। तो फ्रांस की जो मुद्रा थी लिब्रे, इसको 1794 में क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला टाइट कर कृषि उपज का कितना हिस्सा लिया जाता था। तो ये जो है 1/10 हिस्सा लिया जाता था। क्वेश्चन नंबर आइए 18 में, कहा गया है आपसे कि टाइल कर किसे अदा किया जाता था। अब ये जो टाइल कर है वो सीधे राज्य को अदा किया जाने वाला कर था।
ठीक है, ये सवाल इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका कि एक अनाम चित्र में कुलीन व्यक्ति को मकड़ा से तुलना किया गया, जबकि किसान की तुलना किससे की गई थी? तो किसान की तुलना जो है वो मक्खी से की गई थी। फ्रांस की जनसंख्या 1715 ईस्वी में कितनी थी? तो उस समय जो फ्रांस की जनसंख्या थी वो 2.3 करोड़ थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे किस नाम से संबोधित किया जाता है? तो इसे मध्य वर्ग के नाम से संबोधित किया जाता है। राजा का दैवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया, ये हो जाएगा जॉन लॉक ने किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे देखिए कहा गया, जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव किसने रखा था? तो ये रखा है किसने? रूसो ने। किसने रखा है? रूसो ने रखा है। स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना के रचनाकार कौन है? यानी कि ये एक पुस्तक है और इसको लिखने वाले का नाम आपको यहाँ पे बतानी है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा मॉन्टेस्क्यू। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 25 में कहा गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के कितने उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को आज़ाद घोषित कर दिया? तो 13 उपनिवेशों ने खुद को ब्रिटेन से आज़ाद घोषित किया था। क्वेश्चन नंबर 26 है, फ्रांस की क्रांति के पूर्व स्टेट्स जनरल की अंतिम बैठक कब बुलाई गई थी? तो ये 1614 में बुलाई गई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आइए 27 में कहा गया है कि लुई 16वां ने नए करों से प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए स्टेट्स जनरल की बैठक कब बुलाई? तो ये बुलाया था 5 मई 1789 को। क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए कहा गया है, निम्नांकित में से किसका प्रतिनिधि सभा की बैठक में प्रवेश वर्जित नहीं था? यानी कि वो प्रवेश कर सकता था, तो वकीलों का। ठीक है। तृतीय स्टेट्स का नेतृत्व किनके हाथों में था ये आपको बतानी है। तो ये जो था मिराबियो और आबेसिये के हाथों में था। क्वेश्चन नंबर आइए 30 में इसमें कहा गया है कि तृतीय स्टेट्स क्या है शीर्षक से एक पंपलेट किसने लिखी? तो ये लिखा था आबेसिये ने। फ्रांस कब संवैधानिक राजतंत्र बन गया? क्वेश्चन नंबर 31, फ्रांस कब संवैधानिक राजतंत्र बन गया था? तो ये बन गया था 1791 में। कब बन गया था? 1791 में। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, नेशनल असेंबली के चुनाव में मतदाता बनने की आवश्यक योग्यता क्या थी? तो 25 वर्ष से अधिक उम्र होना चाहिए था, ये बात सही है। कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाता हो, पुरुष होना चाहिए था। तो इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। टूटी हुई जंजीर प्रतीक के क्या मायने थे? इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। तो टूटी हुई जंजीर का जो मतलब था वो आज़ादी था। शाही सत्ता का प्रतीक क्या है आपको बतानी है। तो शाही सत्ता का जो प्रतीक था वो था आपका राजदंड। ठीक है, ऑप्शन सी। फ्रांस का राष्ट्रीय रंग क्या थे? तो फ्रांस का जो राष्ट्रीय रंग था नीला, सफ़ेद, लाल। तो इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 36 है आपका, नेशनल असेंबली ने प्रसा एवं ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कब की? तो ये घोषणा हुई थी 1789 में। कब हुआ था? 1789 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है आपका, इसमें कहा गया है रॉजेट द लाइल द्वारा रचित मर्सिले किस देश का राष्ट्रगान है? तो ये है फ्रांस का। किसका है? फ्रांस का है। क्वेश्चन नंबर 38 है आपका, जैकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे? इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। तो छोटे दुकानदार, कारीगर और दिहाड़ी मजदूर। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है आपका, किस वर्ग ने गोदी कामगारों की तरह धारीदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय किया था? तो जैकोबिन। ठीक है। फ्रांस में ब्रीचेस कौन पहनते थे? तो फ्रांस में जो ब्रीचेस पहनते थे वो कुलीन वर्ग के लोग पहनते थे। क्वेश्चन नंबर 41 में है कि कॉन्वेंट क्या था? तो कॉन्वेंट जो था ये आपका धार्मिक जीवन को समर्पित समूह की इमारत थी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। सौ क्लॉथ से आप क्या समझते हैं? तो जैकोबिन को सौ क्लॉथ के नाम से जाना जाता था। इसका शाब्दिक अर्थ होता है बिना घुटने वाला। 100 क्लॉथ पुरुष लाल रंग की टोपी पहनते थे। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43, लुई 16वां को
किस आरोप में 21 जनवरी 1793 ईस्वी को फांसी दे दी गई? इसका आरोप क्या था ये आपको बतानी है। तो देशद्रोह का इस पर आरोप लगा था, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 44 में आपसे कहा गया कि फ्रांस के इतिहास में किस कालखंड को आतंक का युग के नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। 1793 से 1794, ठीक है। ये जो काल था ये फ्रांस में जो है आतंक का युग कहा गया। गिलोटिन क्या है? इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। तो सिर कलम करने वाली यानी कि सर को काटने वाली एक मशीन। जैकोबिन सरकार के पतन के बाद सत्ता किनके हाथ आ गई? तो मध्य वर्ग के संपन्न तबके के हाथ में आ गई थी। क्वेश्चन नंबर 47 है आपका कि फ्रांस में महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो फ्रांस में महिलाओं को जो मताधिकार प्राप्त हुआ वो 1946 में प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है आपका ओलंप दे गूज को पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र का विरोध करने के कारण कब फांसी दे दी गई थी? तो इसको फांसी दे दी गई थी आपका 1793 में। कब दिया गया था? 1793 में। क्वेश्चन नंबर 49 है कि फ्रांस के बोर्दे और नांते बंदरगाह किस चीज़ के व्यापार के कारण समृद्ध बन गया था? तो दासों के व्यापार। दास व्यापार का प्रारंभ कब हुआ? इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। तो 17वीं शताब्दी में, ठीक है। फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन कब किया गया? तो 1848 में। नेक्स्ट, नीरगो शब्द किन के लिए इस्तेमाल किया जाता है? अब ये जो नीरगो शब्द इस्तेमाल होता है सहारा रेगिस्तान के दक्षिणी में रहने वाले स्थानीय लोगों के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 53 में। देखिए कहा गया है कि नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट कब घोषित किया? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का जो सम्राट घोषित किया था वो 1804 में किया था। वाटरलू का महत्वपूर्ण युद्ध कब हुआ जिसमें नेपोलियन की हार हुई? तो ये युद्ध हुआ था 1815 में। ये दोनों सवाल इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 55 है आपका टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय किस विदेशी या क्रांति से सबसे ज़्यादा प्रभावित थे? तो फ्रांस की क्रांति से। किससे? फ्रांस की क्रांति से सबसे ज़्यादा प्रभावित थे। क्वेश्चन नंबर 56 में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है 1794 ईस्वी में कन्वेंशन द्वारा फ्रांसीसी उपनिवेशों के दास मुक्ति का कानून पारित करने के कितने वर्षों बाद नेपोलियन द्वारा दास प्रथा पुनः प्रारंभ कर दिया गया? यानी कि ख़त्म करने के लिए आया लेकिन उसके बाद तुरंत फिर से उसको लागू कर दिया गया। कितने साल के बाद किया गया था ये बताना है। तो 10 साल के बाद। औरत जन्मना स्वतंत्र है और अधिकारों में पुरुष के समान है, ये विचार पहली बार किस घोषणा पत्र के माध्यम से रखा गया? तो ओलंप दे गूज के माध्यम से रखा गया। रोबेस्पियर को कब गिलोटिन पर चढ़ाया गया था? तो 1794 में। फ्रांस में डैनो वाली स्त्री किस चीज़ का मानवीय रूप थी? तो कानून। किसके थी? कानून। अब यहाँ पर कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स हैं। आप देख पा रहे हैं कि 19वीं और 20वीं सदी की दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति कौन सी विरासत छोड़ गई, ठीक है। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना है या फिर वीडियोस रोक करके सारे आंसर को आपको उतार लेना है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। इसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट सवाल है वो है क्वेश्चन नंबर 5। जैकोबिन क्लब क्या है? इसके सर्व प्रमुख नेता का नाम बताना है। आंसर आपके सामने है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या नहीं तो वीडियोस को रोक करके आप इसको पूरा नोट कर सकते हो। इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट है ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। अगर आपके एग्ज़ाम में आएगा तो लगभग 5 नंबर के ये सवाल आते हैं और काफ़ी बड़ा इसका आंसर होता है। तो इसको आराम से इसको स्क्रीनशॉट लेना है या फिर उतारना है। फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई? या फिर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि फ्रांस की राज्य क्रांति के कारणों की चर्चा करना है। तो आपको यहाँ से इसका आंसर लिखना शुरू करना है और इसका आंसर आपको फिर यहाँ से लिखना है, ठीक है। सबसे पहला यहाँ पे राजा लुई 16वां के बारे में लिखना है, फिर सामाजिक समानता के बारे में लिखना है, ठीक है। सब वीडियोस रोक रोक कर लिखते जाइए या फिर इसका आप स्क्रीनशॉट लेते जाओ। इसके बाद आर्थिक कारण लिखिएगा यहाँ पर और फिर दार्शनिक तथ्यों के लेखकों के विचार का प्रभाव आपको देना होगा, ठीक है। उसके बाद तत्कालिक कारण भी दीजिएगा पॉइंट नंबर 5 में। पॉइंट बाय पॉइंट ही आपको लिखते चल जाना है, ठीक है। सब आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाओ या फिर वीडियोज़ रोक करके लिखते जाओ, ठीक है।
इसके बाद देखिए यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट सवाल माना जाता है कि नेपोलियन के उदय को कैसे समझा जा सकता है, या फिर नेपोलियन के उदय के पर एक टिप्पणी लिखने के लिए आपको बोला जा सकता है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, पहला स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे ले लो, दूसरा स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे ले सकते हो। ठीक है, तीसरा स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे लोगे और फिर चौथा स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे लोगे, पांचवा स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे लोगे। आंसर इसका बड़ा होता है, घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, बस इसको समझ समझ के आप लोगों को पढ़ लेना है। ठीक है, तो यहाँ तक आपका हो गया। इसके बाद जो हमारा ये सवाल है, ये एग्ज़ाम में कई बार आ चुका है कि फ्रांस की राज्य क्रांति के क्या परिणाम थे, चर्चा करना है। ये सवाल एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है, तो आप इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसकी तैयारी भी आप करके रहेंगे। ठीक है, 2 पॉइंट है आपके पास, सामंती व्यवस्था की समाप्ति, राजतंत्र की समाप्ति। उसके बाद आपको यहाँ पे आ जाना है प्रशासनिक परिवर्तन, फिर नेक्स्ट है आपका राजनीतिक चेतना का विकास, इसके बाद है राष्ट्रीयता की भावना का उदय, स्वतंत्र समानता और बंधुत्व की भावना का उदय, फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका नागरिक स्वतंत्रता की स्थापना, फिर है धार्मिक स्वतंत्रता, इसके बाद है आपका समाजवाद का आरंभ फ्रांस में। ठीक है, ये है आपका यहाँ तक है। उसके बाद है शैक्षणिक व्यवस्था में परिवर्तन, नेपोलियन का कानून संग्रह, नया राष्ट्रीय कैलेंडर। ठीक है, तो ये सब आप लोगों को लिखना है। अब ऐसा नहीं है कि इतने सारे पॉइंट है तो एग्ज़ाम में आपको जैसे 12 पॉइंट इसमें दिया गया तो 12 को 12 पॉइंट आपका याद रहेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप 6, 7, 8 पॉइंट भी अगर आप लिख देते हो तो आपका काम बन जाता है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पे जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे मिलता रहे। थैंक यू।